अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि महंगाई के बारे में बात करेंगे कि ये महंगाई क्या है, किस वजह से होती है, ओवरऑल इकानमी में इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इसके पीछे किसके हाथ हैं, कौन इसे कंट्रोल करता है महंगाई को, ये ओवरऑल इन्फ्लेशन इकानमी पे क्या क्या अपने असरात डालती है। और इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इन्फ्लेशन होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कितनी इन्फ्लेशन जो है मुल्क में होनी चाहिए, कितनी महंगाई होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन होती है वो अपने क्या क्या असरात डालती है। और पाकिस्तान के सिनेरियो में समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के क्या क्या काजेज़ हैं, क्या क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन होती है। और ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे कि ये गवर्नमेंट का हाथ है इसमें या प्राइवेट सेक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ओवरऑल सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एट द एंड हम इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, और एज आ आम शहरी हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकें। जैसा कि आए रोज़ हम सुनते हैं कि आज टमाटर महंगे हो गए, आज चीनी महंगी हो गई, दालें सब्ज़ियाँ जो डेली रूटीन की डेली की किचन की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम डेली सुनते हैं कि इनकी प्राइसेस ज़्यादा होगी, इनकी कम हो गई, और एकदम से फ्लक्चुएशन आता है। और अगले साल हम देखते हैं कि अगर टमाटर पिछले साल 200 रुपये किलो थे तो वो इस साल हमें 10 रुपये किलो मिलते हैं। क्या काजेज़ हैं इसके पीछे, क्या क्या वजूहात हैं, क्यों होता है ये सब, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महंगाई की रोशनी को समझते हैं कि ये किस तरह से इंक्रीज़ होती है। 1960 में अगर आपके पास 2 रुपये थे और वो 2 रुपये आप शॉप वाले के पास लेके जाते थे तो आप किलो चीनी भी ले सकते थे और उसके साथ साथ आप ऊपर भी कुछ ना कुछ ख़रीद सकते थे। उस 2 रुपये में इतनी परचेजिंग पावर थी। लेकिन आज वही चीनी है, क्वांटिटी वही 1 किलो है, लेकिन आज वो अगर चीनी आप ख़रीदने के लिए शॉप वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे 1 किलो चीनी दो, तो वो आपको 120 रुपये किलो देता है। क्वांटिटी भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, एवरीथिंग इज़ सेम, यूनिट भी सेम है, लेकिन वो आपको इतनी महंगी क्यों मिल रही है? यह है पूरा महंगाई का सफ़र। ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए कि ये किस तरह राइज़ होती है तो उसके बड़े 3 रीज़न हैं। पाकिस्तान की बात हम बाद में करेंगे, ये जो मेन 3 रीज़न है ये पाकिस्तान में भी फिटन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में हम थोड़े बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पहले एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ कि 3 जो मेन फैक्टर हैं वो ओवरऑल किसी भी इकानमी में अगर लगाए जाएँ, इंडिया पाकिस्तान जितने भी हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे अगर ये फैक्टर्स लगाए जाएँ तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होगी। पक्की बात है कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगी। और पाकिस्तान की बात मैं थोड़ा आगे चल के करूँगा। इन्फ्लेशन का सबसे मेन रीज़न है लोगों के पास ज़्यादा पैसा होना। जी हाँ, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा डिमांड करने से ओवरऑल जब प्रोडक्शन उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो ज़्यादा डिमांड की वजह से हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होती हैं वो प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। और जब यह सिनेरियो क्रिएट होगा तो वहाँ पे प्राइसेस ओवरऑल ऊपर जाएंगी, तो इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरी वजह है रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस ज़्यादा होना। जी हाँ, यानी कि ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई। ऑयल की प्राइसेस जब ज़्यादा होती हैं तो पेट्रोल्स वगैरह हमें पता है कि उसकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो कि डेली की कंजम्पशन होती है ओवरऑल ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट की जब कास्ट ज़्यादा होगी तो इस सीधा डायरेक्टली जो फर्म पे असर पड़ेगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है वो ओवरऑल इंक्रीज़ होगी, और उसके इंक्रीज़ होने के मार्केट में जो पहले प्राइसेस थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसको कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। के कास्ट के इंक्रीज़ होने से आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हों, इसको कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ये मुख्तलिफ और वजह भी हो सकती हैं इसकी। ऑयल की प्राइसेस जो हैं हमने सिर्फ एज एन एग्जाम्पल लिया है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो ये वेजेस इंक्रीज़ होने से हो सकती हैं। इनपुट यानी कि जो इनपुट हम यूज़ करते हैं ये उसकी वजह से होती हैं। उसमें इनपुट में टैक्सेस भी आ सकते हैं कि टैक्सेस गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिए और उसकी वजह से एक फर्म है जो लगाई गई है उस पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है वो इसमें इंक्लूड होती है, वो इंक्रीज़ होगी। वो इंक्रीज़ होने से ओवरऑल प्राइसेस पे डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ेगा। तीसरी जो मेन वजह इस तरह मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है ये तमाम चीज़ें कि वो प्रिंटिंग ऑफ मनी करते हैं। जब प्रिंटिंग ऑफ मनी होगी इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा हाथ में। जब आपके मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है और आपके आउटपुट के लिहाज से, यानी कि आपके पास जो कमोडिटीज़ हैं, गुड्स हैं मार्केट
मार्केट में वो कम होती हैं और आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो। जितनी चीज़ें वो पहले परचेज़ कर सकता था पैसा, उतनी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। आप इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव में इस तरह देख सकते हैं कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ हो जाती है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करती है और मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, और जब लोगों के पैसा ज़्यादा होगा वो डिमांड चीज़ों की करेंगे, लेकिन आउटपुट उस लेवल का नहीं होता, प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होती, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में मीट अप कर सकें, बैलेंस हो सके। और जब ये मार्केट का बैलेंस आउट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें एक बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम हम इसे कह सकते हैं, वो है इन्फ्लेशन। ये तमाम जो सिनेरियो मैंने अभी तक आपके साथ बयान किया है, ये ओवरऑल एक जनरल सिनेरियो था, ओवरऑल एक पूरी हर इकानमी के बारे में था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन के हर मुल्क के बारे में ये चीज़ लगाई जा सकती है। ये 3 फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है, क्या वजूहात हैं प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की, इसके पीछे कौन कौन से रीज़न्स हैं। अब हम पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर आज तक ये एक प्रॉब्लम ही रही है। एक मज़े की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे टीचर्स हमें एग्जांपल दिया करते थे कि जनरल अयूब खान के दौर में आटे की प्राइसेस जो हैं वो 13 रुपये मन थी, यानी कि 13 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी 13 रुपये मन आटा था, और लोगों ने कहा था 13 रुपये मन आटा और फिर भी सन्नाटा, यानी कि उस वक़्त 13 रुपये मन आटे की जो एक मन आटे की जो प्राइस थी 40 केजी आटे का जो बैग था वो 13 रुपये में था, और 13 रुपये की प्राइसेस भी उस टाइम के लिहाज से ज़्यादा थी, यानी कि इन्फ्लेशन तब भी थी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरी गवर्नमेंट को इधर से उधर करने में इसका बड़ा किरदार होता है। पॉलिटिकल फैक्टर को हमें इस वक्त दूर रखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा एक किरदार अदा करती है। तो अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह ऊपर गई है इन पिछले 3-4 सालों में। 2017 की बात की जाए तो इन्फ्लेशन 4.15% थी, जबकि 2018 3.9%, 2019 6.4%। ड्रास्टिक चेंज हमें 2020 में देखने को मिला है। हमारे मुल्क में 2020 में इन्फ्लेशन 10% तक पहुंच चुकी, जो कि एक बहुत ही भयानक सिनेरियो है हमारी इकोनॉमी में मौजूदा टाइम में। यानी कि अभी भी आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो किस तरह चीज़ों की प्राइसेस डेली बेसिस पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ और कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, ये आप भी देख सकते हैं। इसको ये पाकिस्तान में किस वजह से होती है, अब इस रीज़न्स पे आते हैं। मेन रीज़न जो पाकिस्तान में है वो है डिमांड का ज़्यादा होना और प्रोडक्शन का कम होना, यानी कि प्रोडक्शन हमारे मुल्क में बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करने से इसके स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ही भयानक है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस करें, ताकि आप बाहर से जितनी चीज़ें मंगवाते हैं वो पैसा मुल्क का बाहर जाता है, और जब मुल्क में पैसा नहीं होता गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है। एक और मेन फैक्टर पाकिस्तान में यह है कि आउटडेटेड टेक्निक, हम जो पुरानी प्रोडक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हमारी वो लेवल नहीं है प्रोडक्शन का जो कि आगे जाके डिमांड को मीट कर सके। सप्लाई उस तरह की नहीं है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। सप्लाई साइड से अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है हमारी इकोनॉमी में। ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है हमारे मुल्क, बल्कि ये पहले से ही ये मैं कहूँ कि डिस्टर्ब थी, ये कभी ठीक हुई ही नहीं है। सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने की कुछ आर्गूमेंट्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेन चीज़ यह है कि हमारे मुल्क में ओवरऑल कोई पॉलिसी ही नहीं है, अगर है भी तो वो उस लेवल की नहीं है जो कि हमारी मार्केट में हमारे प्रोड्यूसर को ज़रूरत है। फोरकास्टिंग नहीं की जाती कि कितने हमारे मुल्क में चाहिए, क्या चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए, कितनी हमारी आगे प्रोडक्शन होनी है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, अगर इंपोर्ट करना है तो किस सिनेरियो में करना है, ये कोई ओवरऑल रेगुलेशन नहीं है हमारे पास। स्पेशली अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यही वजह है कि हमारे पास कभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत हाई हो जाती हैं और अगले साल देखें तो वो बिल्कुल कम यहाँ तक आ जाती हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इस चीज़ को किस तरह यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, हमारे मुल्क में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितनी
कितनी कितनी कमोडिटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, इसकी हमें कोई प्रॉपर पॉलिसी देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो कि हमारी पूरे माशरे को उसने जकड़ के रखा हुआ है, उसने पूरी इकानमी पे अपना इफेक्ट डाला हुआ है, वो है होर्डिंग। ज़ख़ीरअंदोज़ी करके और आर्टिफिशियल शार्टेज को क्रिएट करके जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो भी एक बहुत ही नासूर किस्म का फैक्टर है हमारी शॉर्ट रन में प्राइसेस को डिस्टेबलाइज करने में, उन्हें ज़्यादा करने में। एक और फैक्टर जो हमें देखने को मिलता है इस तमाम सिनेरियो में, वो है फूड प्रोसेसिंग का ना होना। फूड प्रोसेसिंग एक पूरी साइंस है जिसमें हम फूड को बचाते हैं डिस्ट्रॉय होने से, और डिस्ट्रॉय ना हो फूड और वो उसे रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसको यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। ये तमाम तो हो गए छोटे छोटे मसाइल जो हमारी इकानमी में नीचे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक जो टॉप ऑफ दी हेड में कह लूँ कि एक ऐसा सिस्टम हो कि जिससे ये तमाम चीज़ें कंट्रोल की जाएं, वो है हमारी चेक एंड बैलेंस। अगर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो मार्केट में, उसको देखा जाए, फोरकास्टिंग की जाए, ओवरऑल इन तमाम मसाइल को देख के और इनको टू द पॉइंट टारगेट किया जाए, और गवर्नमेंट अगर इसमें अपना किरदार अदा करे तो ये हमें मसाइल कम देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन पे कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इस तमाम जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने में। सबसे पहली बात तो ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम अगर इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें और जो मुल्क के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनको अपलिफ्ट करें और उस चीज़ को कंज्यूम करने शुरू कर दें, तो हमारे जो महंगाई की शरह है वो पैसा बाहर नहीं जाएगा बल्कि मुल्क के अंदर रहेगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से गुड्स हमारी जो ज़रूरत है कंज्यूमर की वो भी पूरी होगी, और इसके साथ साथ मार्केट में जो पैसा होगा वो भी जब बैलेंस होगा तो प्राइसेस जो हैं वो सेम रहेंगी और एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगी। दूसरे सोल्यूशन की बात की जाए तो वो प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स, मतलब कि हम ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस करें, जैसे खाना, रहना, सहना और जो बुनियादी ज़रूरत बेसिक नीड ऑफ लाइफ हैं उन पे तवज्जो दें, और लग्जरीज़ और एसेसरीज़ को ना प्रोड्यूस करें। अगर प्रोड्यूस करते भी हैं वो एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं अगर प्रोड्यूस की जाएँ तो। अदरवाइज़ हमें फोकस करना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। ओवरऑल जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए एसेंशियल गुड्स की प्रोडक्शन। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो कि हमारी बैकबोन किसी वक्त में कहा जाती थी, उस सेक्टर को सब्सिडाइज़ किया जाए और उसको बूस्ट अप किया जाए, ताकि हमारे गरीब किसान हैं जो फार्मिंग करते हैं और मेहनत करते हैं उनको अगर पूरा उसका रिवार्ड मिले और वो उस चीज़ को गवर्नमेंट इस चीज़ को सब्सिडाइज़ कर ले, तो ये एक बेहतर सोल्यूशन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। इसके साथ साथ तो एक इंतहाई अहम फैक्टर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए। बाहर से इन्वेस्टर को ऐसी फ़िज़ा दी जाए अपने मुल्क में कि वो यहाँ पे आके बिजनेसेस करें, और जब वो बाहर से आके बिजनेसेस करेंगे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोग यहाँ पे काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी और डोमेस्टिकली हमारी इकानमी जो है स्टेबलाइज हो सकती है इससे। यह थी तमाम पूरी वीडियो अबाउट इन्फ्लेशन। उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है और आपके सामने ये तमाम चीज़ें एक आसान अल्फाज में मैंने पेश करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।